नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंकों के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के अपार स्नेह और प्रेम की वजह से हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आप सभी अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें। आपसे अनुरोध है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम साथियों चर्चा कर रहे थे आपके हिंदी व्याकरण में समास के बारे में, और समास की जो भूमिका है उसका हमने अध्ययन किया कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण होता है, समास का विलोम व्यास होता है, समास एक से अधिक पदों के मध्य से कोई विभक्ति, पद, शब्दांश इनको हटाकर पास पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और पदों के आधार पर जो समास है वो 4 प्रकार से होते हैं, और वैसे सामान्यतः समास के भेद कितने माने जाते हैं? आपके 6। तो हमने इनके बारे में अध्ययन किया है और आज हम जो समास के भेद हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम कौन सा समास? आपका अविभाज्य समास। तो दोस्तों, समास का नाम है आपका अव्ययीभाव समास। सबसे पहले तो हम इस शब्द के खंड करते हैं कि अव्ययी जो भाव शब्द है वो किससे बना है। समास का नाम क्या दोस्तों? आपका अव्ययीभाव समास। इस शब्द के अंदर हम टुकड़े करते हैं तो देखते हैं कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या कोई संधि है, या इस शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों, अव्ययी जो शब्द है ये शब्द बना है आपका, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? 2 उपसर्ग हैं। एक तो ए बी उपसर्ग है और एक उपसर्ग क्या है? आपका वी है। ए और वी ये 2 आपके क्या हैं? उपसर्ग। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आपका वी प्लस ए, यहां संधि है। और वी प्लस ए साथियों, यहां संधि कौन सी होती है? आपकी वी प्लस ए क्या बनता है? आपका वे। और वे शब्द के अंदर संधि कौन सी होती है? आपकी यण स्वर संधि। तो वी प्लस ए से क्या बनता है? आपका वे। और वे का मतलब होता है आपका खर्च करना। और एक होता है अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक पैसों का दुरुपयोग करना, अपव्यय कहलाता है। और इसके अंदर दोस्तों क्या जोड़ दिया बाद में? ई। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आपका बड़ा ई जुड़ा हुआ है। और लास्ट में क्या लगाया हुआ है? आपका भाव। इस प्रकार से इस शब्द की रचना हुई है, ए प्लस वी प्लस ए प्लस ई और आपका भाव। और इसके अंदर मूलतः 2 उपसर्ग है, ए और वी ये उपसर्ग है। और वी के अंदर ए जोड़ने से क्या बनता है? आपका वे बनता है। और संधि कौन सी है? आपकी यण संधि। और इसी वे के अंदर तो ए प्लस वे, तो ए प्लस वे क्या बन जाता है? आपका अव्यय। और ए अपने आप में कैसा उपसर्ग है साथियों? ए अपने आप में आपका नकारात्मक उपसर्ग है। ए कैसा उपसर्ग है दोस्तों? आपका नकारात्मक उपसर्ग है, जिसका अर्थ हमेशा क्या होता है? रहित या बिना। ए जो उपसर्ग है वो नकारात्मक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका रहित या बिना। जैसे ए प्लस मर, जो मरे नहीं उसे कहते हैं आपका अमर। ए प्लस खंड, जो खंडित नहीं हो उसे कहते हैं आपका अखंड। ए टूट, तो ए उपसर्ग से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो, अजर, अमर, अविनाशी, अटूट, अखंड, बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो साथियों, एक बार एग्जाम में प्रश्न क्या आया? सीधा प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न क्या पूछा गया? एग्जामिनर ने सीधा पूछ लिया कि अव्यय शब्द के अंदर समास कौन सा है। प्रश्न क्या आया था एग्जाम में? अव्यय शब्द में समास कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ था ऑप्शन के अंदर? अविभाव समास। ये प्रश्न भी आया हुआ है, अव्यय शब्द के अंदर समास कौन सा है? आपका अविभाव समास। देखो, अविभाव समास के अलावा अव्यय शब्द में और समास कौन सा हो सकता है? तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग है। और साथ ही वो जो ए उपसर्ग है वो किस समास में आता है? आपका नए तत्पुरुष समास में भी आता है।
लेकिन उस समय एग्जाम के अंदर ऑप्शन में क्या नहीं दिया हुआ था आपका, तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं दिया गया था। और एग्जामिनर ने क्या सही माना आपका, अव्ययीभाव समास माना। तो ऐसा आ जाए अव्यय शब्द में समास कौन सा है, तो यहां दो समास की स्थिति बनती है। एक तो अ उपसर्ग के कारण यहां समास कौन सा होता है आपका, नए तत्पुरुष, क्योंकि अ उपसर्ग जहां भी आए, अटूट, अमिट, अखंड, अविनाशी, उन सभी के अंदर नए तत्पुरुष समास होता है। लेकिन विकल्प के अकॉर्डिंग वहां एग्जाम में क्या दिया हुआ था आपका, अव्ययीभाव समास। तो इस प्रश्न को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा आ जाए, अव्यय शब्द में समास कौन सा होता है, तो आपका अव्ययीभाव भी होता है और आपका नए तत्पुरुष समास भी माना जा सकता है। दोस्तों वे शब्द में संधि कौन सी है, यह भी एग्जाम में आया हुआ है। वे शब्द में संधि कौन सी है आपकी, यण स्वर संधि। दोनों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ए जोड़ दिया, अव्यय। तो अव्यय का मतलब क्या होता है, जो खर्च नहीं हो उसे क्या कहते हैं आपका, अव्यय कहा जाता है। और आवश्यकता से अधिक खर्च करना अपव्यय होता है, और आवश्यकता से कम खर्च करना क्या कहलाता है आपका, मितव्यय। तो अपव्यय जो शब्द है, इसका अगर हम विलोम देखते हैं तो अपव्यय का विलोम क्या होता है आपका, मितव्यय होता है। अपव्यय का विलोम क्या होता है आपका, मितव्यय होता है। और बाकी अ उपसर्ग से चाहे जितने शब्द बना सकते हो, अटूट, अखंड, अजर, अविनाशी, इन सभी में भी आपका अ उपसर्ग होता है। ये तो इस शब्द की व्याख्या है कि ये शब्द कैसे बना है। और दोस्तों वैसे भाव है, भाव जो शब्द है वो अपने आप में कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। तो एक तो होता है भाव और एक होता है भव। भव का मतलब तो क्या होता है आपका, संसार। भव का मतलब क्या होता है आपका, संसार होता है। तो सांसारिक जगत के लिए हम किसका यूज करते हैं आपका, भव। और जगत भी कहते हैं, संसार को क्या कहा जाता है आपका, जगत भी कहा जाता है। जगत में तय कितना आता है आपका, आधा आता है। और भाव जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, कहते हैं मेरे मन में भाव उठते हैं। तो वहां भाव का मतलब क्या हो गया आपका, विचार हो गया। भाव का मतलब क्या हो गया आपका, विचार हो गया। और भाव का मतलब जैसे बाजार में जाते हो और किसी वस्तु का अगर आप मोल भाव करते हो कि बाजार में ये वस्तु किस भाव है, तो वहां भाव का मतलब क्या हो गया, कीमत हो गया। और अगर हम अपने अहम को प्रदर्शित करते हो, तो कई बार कहते हैं ना कि यार वो लड़कियां भाव खाती है, तो वहां भाव का मतलब क्या हो गया, अपने अहम को प्रदर्शित करना। तो भाव जो शब्द है वो अलग अलग सेंस के अंदर आपका अलग अलग यूज होता है। भाव एक विचार से रिलेटेड भी हो सकता है, कीमत भी होता है, और आपका एक मुहावरों के रूप में भी यूज कर सकते हो आप, भाव खाना। तो ये संपूर्ण शब्द की व्याख्या है कि अव्ययीभाव समास है, ये जो शब्द है वो किस प्रकार से बना है। तो अ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, और क्या है आपका अ। ई आपका प्रत्यय भी होता है, जैसे जनक प्लस ई क्या बनता है, जानकी। द्रुपद प्लस ई क्या बनता है, द्रौपदी। तो ई आपका एक प्रत्यय होता है, एक भाव भी होता है, भव भी होता है। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, जैसे भवन, भावन, भुवन, तो वो आपके युगम शब्दों के अंदर आते हैं। तो भव और भाव भी आपके क्या हैं, युगम शब्द हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अव्ययीभाव समास में महत्वपूर्ण बात क्या है। देखो अव्ययीभाव समास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इस समास के अंदर प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास के अंदर जो प्रथम पद है वो क्या रहता है आपका, प्रधान रहता है। और साथ साथ इसके अंदर दूसरा पद है वो क्या रहेगा आपका, गौण रहेगा। प्रथम पद समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान, और दूसरा पद क्या रहता है आपका, गौण रहता है। तो प्रधान का मतलब क्या होता है, प्रधान का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पद किसी के महत्व को बनाए रखें उसे क्या कहा जाता है आपका, प्रधान पद। जैसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा भी की थी आपका, जैसे मैंने कहा ऋषि कन्या, दो पद हो गए, ऋषि और कन्या। अब प्रधान कौन सा है पता लगाने के लिए आपने कहां यूज किया, सेंटेंस में यूज किया कि ऋषि कन्या भोजन कर रही है, ऋषि कन्या मंदिर जा रही है। तो मंदिर जाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, कन्या के द्वारा। तो कन्या वहां प्रधान थी। यहां जो प्रधान है वो साथियों कौन सा रहेगा आपका, पहला पद है वो आपका क्या रहेगा, प्रधान। देखो पहला पद प्रधान होने के साथ इसमें जो प्रथम पद है, ध्यान रखना, प्रथम पद है
वो आपका क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। प्रथम पद है वो एक उपसर्ग होता है जो किसी पद के शब्द के साथ लगकर संपूर्ण पद को क्या बना देता है, अव्यय बना देता है। तो पहला पद इसमें एक उपसर्ग होता है जो संपूर्ण पद के साथ जुड़कर, जो किसी शब्द के साथ जुड़कर, उपसर्ग कहां लगता है, शब्द के साथ जुड़ता है। तो प्रथम पद एक उपसर्ग होता है जो शब्द के साथ जुड़कर, जो शब्द के साथ जुड़कर संपूर्ण पद को, जो शब्द के साथ जुड़कर संपूर्ण पद को अविकारी यानी अव्यय बना देता है। प्रथम पद एक उपसर्ग होता है जो संपूर्ण पद के साथ जुड़कर, किसी शब्द के साथ जुड़कर संपूर्ण पद को क्या बना देता है, आपका अविकारी या अव्यय बना देता है। यह ध्यान रखना, अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर जिनके अर्थ, जिनका स्वरूप हम बदल नहीं सकते। दोस्तों, अव्यय का मतलब होता है अविकारी, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका स्वरूप किसी प्रकार से क्या नहीं हो, आपका चेंज नहीं हो। अविकारी कहते किसको है दोस्तों, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर जिनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, जिनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, जिनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका अविकारी कहा जाता है। देखो, विकारी शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जो शब्द अपना स्वरूप चेंज कर ले, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो शब्द हैं इनका स्वरूप चेंज होता है। जैसे मान लो संज्ञा शब्द ले लिया लड़का, इसको आप चेंज कर सकते हो लड़की, लड़के। जैसे सर्वनाम है आप, तो आप से चेंज कर सकते हो अपना, आपको। जैसे मान लो विशेषता है काला, काली, काले, क्रिया पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो क्या होते हैं दोस्तों, आपके चेंज होते हैं, इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका स्वरूप क्या नहीं होता, आपका चेंज नहीं होता। और जो शब्द अपना स्वरूप चेंज नहीं करे उन्हें क्या कहा जाता है, आपका अविकारी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, काल, कारक यानी किसी प्रकार का परिवर्तन न होना। और अविकारी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एक तो आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रियाओं की विशेषता बताए। जैसे मैंने कहा सोनिया धीरे धीरे हंस रही है या मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो मुस्कुराना क्रिया है, और कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद। अब इस मंद को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा राहुल धीरे धीरे चल रहा है, राहुल धीरे धीरे चल रहा है, तो इस धीरे धीरे शब्द को आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों, ये अविकारी है, अव्यय है। धीरे धीरे का आप न तो धीरा धीरा बना सकते हो, न धीरे धीरे बना सकते हो। इसका मतलब शब्द क्या है, आपका अविकारी होता है। और इसके बारे में विस्तार से हमने जब पढ़ा था संज्ञा, तो वहां विस्तार से अध्ययन किया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आपके विकारी होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, जैसे राम और सीता, सीता और राम, तो सीता और राम, तो और है वो क्या है, आपका संबंध बोधक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, संबंध बोधक। इसके अलावा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। इसके अलावा आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक,
और एक आपका निपात। दोस्तों ये सभी के सभी किस में आते हैं, आपके अविकारी के अंदर आते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा विकारी है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये किसकी श्रेणी में आते हैं? आपके अविकारी। और इन्हीं अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। देखो यहां इसका नाम अव्ययभाव क्यों पड़ा? अव्ययभाव इसलिए पड़ा कि अव्यय जो शब्द होते हैं वो अपना स्वरूप चेंज नहीं करते। जैसे मान लो कोई शब्द है आपका दिन, अब इस दिन का आप स्वरूप बदल सकते हो दिनों, इसका मतलब ये विकारी हो गया, क्योंकि दिन क्या है? संज्ञा है, और इसको आपने चेंज कर दिया दिनों, तो आपका क्या बन गया? विकारी। लेकिन इसी दिन के साथ क्या लगा दिया? प्रति, और क्या बन गया आपका? प्रतिदिन। अब प्रतिदिन शब्द है वो क्या हो गया? आपका अविकारी हो गया। इस प्रतिदिन को आप क्या नहीं बना सकते? प्रतिदिनों नहीं बना सकते। इसका मतलब उपसर्ग लगने के बाद ये शब्द है, यानी प्रथम पद प्रधान होने का मतलब होता है कि जैसे प्रतिदिन में दिन क्या है? दूसरा पद, प्रति क्या है? पहला, और यहां दिन है वो प्रधान नहीं है। प्रधान होता तो अपने अस्तित्व को रखता। इसका मतलब दिन को आप चेंज कर सकते हो दिनों। जैसे मान लो शब्द है शक्ति, अब शक्ति शब्द है, इसको आप चेंज कर सकते हो। शक्ति का बहुवचन बना सकते हो आप शक्तियां, कारक से बना सकते हो शक्तियों, शक्तियों का दुरुपयोग, है ना। तो शक्ति को आप चेंज कर सकते हो शक्तियां या शक्तियों। इसका मतलब शक्ति शब्द है वो आपका क्या है? विकारी है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन इसी शक्ति से पहले लिख दिया यथाशक्ति, यथा उपसर्ग लगा दिया, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति है अर्थात आपका शक्ति शब्द है वो क्या हो गया? पावर मिल गया, यानी इसके कारण, उपसर्ग के कारण। इसका मतलब प्रधान कौन है? आपका उपसर्ग, कि शब्द अपना स्वरूप चेंज नहीं करेगा। ये पावर कौन दे रहा है? उसको आपका उपसर्ग दे रहा है। यानी यथा शब्द है वो परिवर्तित नहीं होगा, और जो परिवर्तित नहीं हो इसका मतलब उसका वजूद है, और जो वजूद रखता है वो अपने आप में क्या होता है? आपका प्रधान होता है। और शक्ति शब्द को प्रधानता देता कौन है? प्रति देता है। यानी प्रति और यथा ये शब्द के वजूद को रखते हैं, इन्हें महत्व देते हैं। इस कारण इसमें पहला पद है वो आपका एक उपसर्ग होता है। इसी उपसर्ग के कारण जो आपका शब्द है उत्तर पद है वो अपने वजूद को कायम रख पाता है। इसी कारण इसमें पहला पद क्या माना जाता है? आपका प्रधान माना जाता है। तो ध्यान रखना, अविभाव समास में 2 बातें आती है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। प्रधान होने के साथ ध्यान रखना इसमें पहला पद क्या होता है? उपसर्ग। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उपसर्ग लिख दिया तो आप सारे उपसर्ग कहां लेके आ जाओगे आप? अविभाव समास में। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, सारे उपसर्ग है वो अलग अलग उपसर्ग है, वो अलग अलग समास में आते हैं। कुछ उपसर्ग आपके अविभाव में आएंगे, कुछ तत्पुरुष में आएंगे, कुछ द्वंद्व में आएंगे, कुछ कहीं और आएंगे। तो हर उपसर्ग है वो आपका अविभाव में नहीं आता है। तो इसमें कौन कौन से उपसर्ग आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उपसर्ग के साथ साथ शब्दों का अर्थ है वो भी मायने रखता है कि किस प्रकार का अर्थ निकलता है। और हमें विशेषता के रूप में आता है तो हम कर्मधारय समास मान लेते हैं। उपसर्ग अगर संख्याओं के रूप में आ रहा है तो आपका द्विगु समास बन जाएगा। उपसर्ग आने के बाद में कोई शब्द किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने जहां भी उपसर्ग देखा और क्या कर दिया? आपका अविभाव समास कर दिया, तो भी आपका गलत हो जाएगा। उपसर्ग अगर संख्या के रूप में आ रहा है, विशेषताओं के रूप में आ रहा है, जैसे तीन संख्या है आपकी, दो संख्या है, आपने लिख दिया त्रिनेत्र विशेष अर्थ में हो गया तो बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और ऐसे मान लो आपने कर दिया त्रि शब्द है, त्रिफला, 3 कोई सामान्य फल हो गए तो आपका द्विगु के अंदर आ सकता है, त्रिफला विशेष अर्थ में भी जा सकता है। तो कहने का मतलब सिंस किस रूप में आता है आपका वहां देखना पड़ेगा। जैसे मान लो विशेषताएं अच्छे और बुरे के रूप में आ गई तो वहां कर्मधारय समास बन जाएगा। जैसे आपका सद्गुरु, तो सत यानी अच्छा, सत आपका क्या है? उपसर्ग है, तो सत है जो गुरु, तो वहां विशेषताओं के रूप में आ गया है तो किस में बन जाएगा? आपका कर्मधारय में। तो हर उपसर्ग आपका अविभाव नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे कुछ नेगेटिव उपसर्ग होते हैं वो आपके तत्पुरुष समास में आते हैं, नए तत्पुरुष के अंदर। तो यहां कौन कौन से? देखो, एक तो आता है इसमें उपसर्ग आएगा,
और दूसरी बात आएगी शब्दों की पुनरावृत्ति। अगर कोई शब्द कहीं रिपीट हो रहा है, जैसे दिनों दिन, दिन और दिन रिपीट हो रहा है, कानों कान, कान और कान आ रहा है, रातों रात, तो शब्द जहां रिपीट होता है वहां भी समास कौन सा होता है आपका? अविभाव समास होता है। तो दो बातें रखना इसके अंदर, एक तो आपका उपसर्ग और दूसरा आपका शब्दों की पुनरावृत्ति। ये दोनों चीज जहां आएगी आपकी, वहां आपको क्या मानना है? अविभाव समास मानना है। कौन सी? शब्दों की पुनरावृत्ति और आपका शब्द का रिपीट होना। हम बात करते हैं सबसे पहले उपसर्ग की बात। अब देखो अविभाव समास के अंदर कौन कौन से उपसर्ग आते हैं? अविभाव समास में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं? अविभाव समास में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं दोस्तों? जैसे हम एक एक करके उपसर्ग पढ़ेंगे, बहुत सारे उपसर्ग आते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो अविभाव समास में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, जैसे से, बा, बै, नी, निर, निस, बे, इसके अलावा यथा, प्रति, आ, अनु, सै, बा, बै, नी, निर, निस, बे, यथा, प्रति, आ, अनु, वी। कुछ जगह आपका जैसे मान लो दर, दर भी आता है, यावत, सम, सै, बा, बै, नी, निर, निस, बे, यथा, प्रति, आ, अनु, वी, दर, यावत, सम, एक आपका उन। ये जो उपसर्ग हैं दोस्तों, एक इसमें आते हैं आपके अविभाव समास के अंदर आते हैं। सारे उपसर्ग नहीं आएंगे, तो आप इनको मूलतः याद रख सकते हो। कौन कौन से? सै, बा, बै, नी, निर, निस, बे, उन, यथा, प्रति, आ, अनु, वी, दर, यावत, सम। इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं तो 100% नहीं कह सकते कि सारे होंगे। इसके अलावा एक भर भी आता है। कौन सा आता है आपका? भर भी आता है, भरपेट, भरपूर। ये जो उपसर्ग है वो किस में आते हैं? आपके अविभाव समास के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक बात है आपको शब्दों की पुनरावृत्ति। दिनों दिन, कानों कान, रातों रात, लूटम लूट, भागा भागी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, दो बातें रखना, ये तो उपसर्ग और इनके साथ शब्दों की आवर्ती, पुनरावृत्ति, दो चीजें। उपसर्ग प्लस शब्दों की क्या होनी चाहिए? आपकी पुनरावृत्ति। ये दो चीजें जहां भी आपको दिखाई दे वहां आपका समास कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे आपका पढ़ेंगे सै, बा, बै। सै, बा, बै ये समान होते हैं। नी, निर, निस और बे ये आपके क्या है? समान है। इनको साथ पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव है, वो आपके नेगेटिव है। तो कौन से उपसर्ग आएंगे? तो सै, बा, बै, नी, निर, निस, बे, उन, भर, प्रति, यथा, आ, इसके अलावा अनु, वी, दर, यावत, सम, ये तो उपसर्ग होंगे। इनके अलावा शब्दों की पुनरावृत्ति। आपको जिन विद्यार्थियों को ज्यादा याद नहीं रहता है तो शॉर्ट में इतना रखना, ये चीज आपके लिए क्या है? आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अविभाव समास में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आपको शब्द देकर पहचानना हो तो सै, बा, बै, नी, निर, निस, बे, और इसके अलावा किसी शब्द के अंत में और क्या आ सकता है? अगर हम बात करते हैं अंत की, तो अगर किसी शब्द के अंत में अगर मान लो उपरांत है, पूर्वक है, जैसे मरणोपरांत, विवाहोपरांत, कुशलता पूर्वक, है ना, तो ये जो है वो भी कहां आते हैं? आपके अविभाव समास में आते हैं। तो सै, बा, बै, नी, निर, निस, बे, उन, भर, यथा, प्रति, आ, अनु, वी, दर, यावत, सम, ये तो उपसर्ग है और शब्द के अंत में उपरांत, पूर्वक
और शब्द की पुनरावृत्ति, ये चीजें कहाँ आएगी? आपकी अविभाव समास में आएगी। इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कई बार सीधा आता है कि निम्न में से किस शब्द में अविभाव समास है। ऑप्शन में आ गया भरपेट, आपको दिखाई दे दिया कौन सा उपसर्ग है आपका? भर आ गया। निम्न में से किस में अविभाव समास नहीं है? अब ऑप्शन में आ गया यथाशक्ति, बेघर, जैसे मान लो आपका आ गया सपत्नी, और एक कोई आपका अन्य आ गया। तो आपको इतनी सी जानकारी है तो आपका ऑलमोस्ट सीधा प्रश्न आएगा, वो कभी गलत नहीं होगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन से उपसर्ग लेंगे आपके से, बा, बे, जितने भी आपके उपसर्ग हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन सा उपसर्ग है आपका? से, बा और बे। दोस्तों ये तीनों उपसर्ग हैं वो कैसे उपसर्ग हैं? आपके सकारात्मक उपसर्ग। कैसे उपसर्ग है आपके? सकारात्मक उपसर्ग। और से का मतलब क्या होता है आपका? सहित होता है। तीनों कैसे उपसर्ग हैं आपके? सकारात्मक उपसर्ग है, और तीनों का मतलब क्या होता है आपका? सहित होता है। अगर ध्यान रखना जहां भी ये आए और इनका अगर आपको क्या करना हो? विग्रह करना हो। विग्रह करना हो तो क्या करोगे? विग्रह हमेशा होगा उत्तर पद, यानी दूसरा पद। पहले क्या लिखोगे? आपका उत्तर पद, और उसके बाद में क्या लगा देना? आपका सहित लगा देना। तो दूसरे पद के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? आपका सहित का प्रयोग करेंगे। तो कितने उपसर्ग हैं आपके? 3, से, बा, बे। तो यहां दोस्तों क्या होगा? से, बा, बे, इसमें दूसरे पद के साथ क्या लगाना है? आपको सहित लगाना है। जैसे मान लो पहला उपसर्ग ले लेते हैं से, आपका शब्द आ गया से परिवार। शब्द क्या आ गया आपका? से परिवार। दोस्तों इसके अंदर से उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है आपका? परिवार। तो विग्रह कैसे बनाओगे? दूसरा पद क्या है इसमें? परिवार, फिर क्या लगाओगे? सहित। तो विग्रह बन जाएगा आपका परिवार सहित। विग्रह क्या बन जाएगा आपका? परिवार सहित बन जाएगा। जैसे मान लो आपका शब्द आ गया से पत्नी। से पत्नी, तो उपसर्ग कौन सा है इसमें? से। शब्द क्या है आपका? पत्नी। दूसरा पद क्या हो गया इसमें? आपका पत्नी, और विग्रह क्या बन जाएगा? पत्नी सहित। देखो से पत्नी को आप पत्नी सहित भी बना सकते हो, और से का अर्थ हम समान के रूप में भी ले सकते हैं। से का मतलब ले सकते हैं आपका समान के रूप में, कि पत्नी के समान है जो। एक घरवाली होती है, क्या होती है? बाहर वाली। बाहर वाली को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? आपका सोत या सोतन कह सकते हैं। तो उस अर्थ में लोगे तो विशेष अर्थ बन जाएगा कि पत्नी के समान है जो। तो विशेष अर्थ जहां होगा वो आपका बहुव्रीहि के अंदर भी आपका जा सकता है, लेकिन वैसे सामान्य के रूप में से का मतलब क्या लेते हैं? आपका सहित लेते हैं। तो से प्लस पत्नी, तो से पत्नी, पत्नी सहित। और बना सकते हो जैसे सोलास, सो प्लस उल्लास। तो सोलास किससे बनता है दोस्तों? इसमें संधि कौन सी है? से प्लस उल्लास, गुण संधि है इसमें। और कई बार ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है किस शब्द के अंदर संधि और समास दोनों है। तो सोलास में संधि भी है, समास भी है। संधि कौन सी है? ए प्लस उ बराबर ओ, गुण संधि। और उल्लास में भी संधि है आपकी, उत प्लस लास, व्यंजन संधि है इसमें। तो उत प्लस लास क्या बन जाएगा? आपका उल्लास, व्यंजन संधि है। इसका विग्रह बन जाएगा, दूसरा पद क्या है इसमें? उल्लास। और से का मतलब क्या होता है आपका? सहित। उल्लास सहित बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? उल्लास सहित बन जाएगा। और बना सकते हो जैसे मान लो से उपसर्ग हो गया, इसके अलावा मान लो शब्द आ गया सोदारण। अब सोदारण शब्द है, यहां भी आपकी संधि है। किससे बनेगा दोस्तों? आपका से प्लस उदाहरण, से प्लस उदाहरण, गुण संधि है इसके अंदर। विग्रह क्या बन जाएगा? दूसरा पद क्या है इसमें? उदाहरण। उदाहरण में व्यंजन संधि है, उत प्लस आहरण, वहां भी व्यंजन संधि है इसके अंदर। और इसका विग्रह बनाना चाहो तो क्या बनेगा आपका? उदाहरण सहित। और एक आप ध्यान रखना कि से और सहित इनका कभी एक साथ प्रयोग नहीं होगा। जैसे मान लो ऐसा आ गया से प्रमाण, तो से प्रमाण, तो यहां कौन सा उपसर्ग है? से। शब्द क्या है? प्रमाण।
प्रमाण में संधि कौन सी है आपकी? व्यंजन संधि, प्रय प्लस मान। अगर हम सभी की व्याख्या करने लग जाएंगे तो फिर आपका स उपसर्ग है वो इतना बड़ा है कि 1 घंटे तक आपका स उपसर्ग भी नहीं होता है ना। तो केवल आपको मूलभूत जो आधारभूत बेसिक है वो पता होना चाहिए आपको, और शब्दों को जोड़ना अगर आपको तोड़ना आता है तो दुनिया में कोई शब्द अगर आपके सामने आ गया तो कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर विस्तार से पढ़ना चाहें, अगर बहुत विस्तार करना चाहें तो हम चाहे तो 1 घंटा केवल किस पर बात कर सकते हैं? स उपसर्ग के ऊपर ही बात कर सकते हैं। तो स प्लस प्रमाण, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? प्रमाण सहित हो जाएगा। स प्लस प्रमाण क्या बन जाएगा आपका? प्रमाण सहित बन जाएगा। दोस्तों अगर आपने या तो सही क्या है आपका? स प्रमाण उत्तर दीजिए, ये सही है। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये भी सही है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना वाक्य कि स प्रमाण उत्तर दीजिए, स प्रमाण सहित, दोस्तों ये क्या है आपका? गलत है। क्योंकि स या तो किसका प्रयोग करोगे? या तो स उपसर्ग का प्रयोग करोगे, या किसका प्रयोग करोगे? सहित का प्रयोग करोगे, और दोनों कभी एक साथ नहीं आते। ये बात हम पढ़ेंगे कहां? जब पढ़ेंगे आपका वाक्य शुद्धिकरण में, तो वहां विस्तार से अध्ययन करेंगे कि स उपसर्ग और सहित इन दोनों का कभी क्या नहीं होता है? एक साथ प्रयोग नहीं होता। देखो सोल्लास सहित, ये गलत हो जाएगा, या तो होगा सोल्लास या आपका उल्लास सहित। तो स उपसर्ग है, जहां भी आए वहां क्या लगाना है आपको? इस प्रकार से लगाना है। बना सकते हो बहुत सारे और भी शब्द है स से, जैसे हम बात कर रहे हैं किस उपसर्ग की? आपकी कौन से उपसर्ग है आपके? स, बा और ब। जैसे स से और क्या बना सकते हो? शांत। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, शांत। शांत किससे बनता है आपका? स प्लस अंत से, स प्लस अंत से। और शांत का विग्रह होगा अंत सहित। क्या बन जाएगा आपका? अंत सहित। और ऐसा पूछ ले शांत का विलोम क्या होता है? ये आया हुआ है पटवार के अंदर कि शांत का विलोम क्या होता है। तो ध्यान रखना, शांत का जो विलोम शब्द है वो होता है, अशांत नहीं होता है, अनंत होता है। शांत का विलोम शब्द क्या होता है आपका? अनंत। दोस्तों ये किससे बना है आपका? अन प्लस अंत से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से आपका प्रश्न समाज से कहां आ गया? संधि से भी आ सकता है, उपसर्ग से भी आ सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर शब्दों को जोड़ना और तोड़ना अपने आप में एक क्या होती है? कला होती है। तो ये शांत वो शांति वाला नहीं है, वो शांति वाला पहला आता है, ये होता है शांत। इस शांत का आप क्या कर सकते हो? अशांत कर सकते हो। ये शांत अलग है और ये शांत अलग है। इस शांत का मतलब होता है स प्लस अंत, अंत सहित, और अंत सहित का विलोम होता है अंत रहित। क्या बन जाएगा आपका? अन प्लस अंत, अनंत हो जाएगा। तो ये कौन सा उपसर्ग है आपका? तो सपत्नी, सपरिवार, सोल्लास, सोदारण, शांत, है ना। तो ये सारे में कौन सा उपसर्ग आ रहा है आपका? स उपसर्ग आ रहा है। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? आपका बा है। बा से बना सकते हो, जैसे बा इज्जत, बा इज्जत। तो बा उपसर्ग है, शब्द क्या है आपका? इज्जत। तो क्या बन जाएगा? दूसरा शब्द क्या है इसके अंदर आपका? इज्जत। क्या बन जाएगा आपका? सहित। बा इज्जत क्या बन जाएगा आपका? इज्जत सहित। और बना सकते हो बा प्लस अदब, बा अदब ना, बा मुलायजा। तो बा अदब है, बा मुलायजा है, बा इज्जत है ना। तो इनमें कौन सा उपसर्ग आता है आपका? बा उपसर्ग आता है। नेक्स्ट जैसे मान लो आपका कौन सा उपसर्ग है? बै। जैसे मान लो बै खूबी, तो उपसर्ग कौन सा आ रहा है इसके अंदर आपका? बै। तो बै का मतलब नहीं, बै में क्या होता है? सहित, खूबी सहित। बै खूबी क्या बन जाएगा आपका? खूबी सहित। जैसे शब्द आ गया बै सरते, तो बै उपसर्ग है, सरते यानी शर्तों सहित। तो जहां आपको बा, बै और बा, बै और से, ये तीनों जो उपसर्ग है, ये जहां आपको दिखाई दे वहां क्या मानना है आपको? इसी प्रकार से करना है। पहले आपका दूसरा पद आएगा, उसके बाद में क्या लगाना है आपको? सहित बनाना है। चाहे जितने शब्द बनाए जा सकते हैं आपके स उपसर्ग से, बा से, आपका बै से। तो आप कम में ही ज्यादा समझने का प्रयास करना, क्योंकि समास अपने आप में क्या होता है? गागर में सागर भरने की कला होती है। ये चीजें उपसर्ग के, जहां उपसर्ग है
तो आप वहां पढ़ लेना कि किस शब्द के अंदर आपका कौन सा उपसर्ग है। तो से, बा, बै, इन तीनों के अंदर कौन सा उपसर्ग होता है आपका से, और आपका समास कौन सा होगा आपका अविभाव समास। इसके अलावा दोस्तों और कौन से उपसर्ग हैं आपके, जैसे मान लो निरुपसर्ग है, एक होता है निस। निर और निस जहां होता है दोनों की जगह संधि में क्या होगा आपका निह होगा, विसर्ग होगा। निर और निस ये दोनों उपसर्ग जहां भी आए वहां संधि में क्या होगा आपका निह होगा। तो निर और निस क्या आएगा नी। इसके अलावा नी उपसर्ग भी होता है नी, और एक आपका बे। दोस्तों ये जहां भी उपसर्ग आए कौन कौन से, निर, निस, नी और बे, वहां आपको क्या करना है अविभाव समास मानना है। कौन कौन से, निर, निस, नी और बे, इन चारों के सेंस में आपका समास कौन सा रहेगा अविभाव समास रहेगा। अब देखो ये चारों के चारों कैसे उपसर्ग हैं आपके नकारात्मक उपसर्ग हैं। चारों के चारों कैसे उपसर्ग हैं आपके नकारात्मक उपसर्ग है, और इनका अर्थ क्या होता है आपका रहित होता है। जहां भी आपको ये चारों उपसर्ग दिखाई दे वहां आप विग्रह बनाओगे। तो विग्रह किस प्रकार से बनाओगे, पहले तो क्या लिखना है आपको बिना, पहले तो क्या आएगा बिना, फिर क्या आएगा आपका दूसरा पद उत्तर पद, फिर क्या आएगा आपका उत्तर पद, और लास्ट में क्या आएगा आपका के। तो जहां भी आपके चारों उपसर्ग दिखाई दे कौन कौन से, एक तो आपका निर, एक आपका निस, नी और बे, वहां आपको क्या बनाना है बिना प्लस उत्तर पद और के। जैसे हम एक एक बात करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा उपसर्ग आपका बे उपसर्ग। बड़ा आसान सा है, विदेशी उपसर्ग है आपका। जैसे आपका आ गया बे, बेघर, बेघर, तो बे उपसर्ग है। तो बे का अर्थ क्या लोगे आप, विग्रह करोगे तो बिना, और दूसरा पद इसमें क्या है उत्तर पद घर, तो क्या लिखोगे उत्तर पद आपका घर, फिर लास्ट में क्या लगाना है आपको के। तो विग्रह किस प्रकार से करोगे आप इसका बिना घर के। तो यहां उपसर्ग हो गया आपका बे, तो क्या बन जाएगा आपका बिना घर के। तो बे उपसर्ग से आप चाहे जितने शब्द बना सकते हो दोस्तों, बहुत सारे शब्द होते हैं, जितना पढ़ो उतना ही आपके क्या है कम है। जैसे बे प्लस दर्द, यहां भी उपसर्ग कौन सा है आपका बे है। तो बे प्लस दर्द, तो बे का मतलब क्या होगा आपका बिना, और दूसरा पद क्या है इसमें आपका दर्द, और क्या बन जाएगा आपका बेदर्द। जैसे हम कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं, डायरेक्टली शब्द लिख देते हैं आपका बे प्लस शर्म। तो बेशरम में भी कौन सा उपसर्ग है आपका बे उपसर्ग है, तो बिना शर्म के बना सकते हो। शर्म का ही दूसरा पर्याय होता है आपका हया, तो आप कह सकते हो बे प्लस हया, बिना हया के। बे प्लस वजह है, विग्रह क्या बन जाएगा इसका बिना वजह के। बे प्लस वफा, बेवफा है ना, तो बे प्लस वफा कि जो आपके साथ क्या नहीं करे, वफा नहीं निभाए, उसे क्या कहते हैं आपकी बेवफा कहा जाता है। और बना सकते हो बे प्लस चैन, और जिस बेवफा के कारण आपको चैन नहीं मिलता तो स्थिति क्या बन जाती है आपकी बे प्लस चैन, तो क्या बन जाएगा आपका बेचैन बन जाएगा। तो बेदर्द, बेहया, बेवजह है, बेशरम, चाहे जितने आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हो, इन सभी का आपको विग्रह इस प्रकार से करना है। या तो इसमें आप इस प्रकार से बना देना, या फिर चाहो तो लास्ट में क्या जोड़ सकते हो आप रहित भी जोड़ सकते हो। जैसे बेघर, घर से रहित, बेदर्द, दर्द रहित, बेवफा, वफा से रहित, तो आप रहित जोड़कर भी बना सकते हो। तो आपका बे उपसर्ग जहां दिखाई दे आंख बंद कर क्या क्या बना देना आपका अविभाव समास करना है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों आपका निर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आपका निर। अब निर उपसर्ग जहां होगा, जैसे मैंने कहा निर प्लस दय, निर्दय,
संधि कौन सी होगी इसमें, जैसे निर उपसर्ग है नी और रे, संधि होगी देखो नी है प्लस दय, संधि तो होगी विसर्ग संधि। और जहां भी विसर्ग का रे बनता है वहां उपसर्ग क्या होता है आपका, रे हो जाता है, निर। तो निर का मतलब क्या होता है, बिना। तो पहले क्या आएगा, बिना। दूसरा पद क्या है, दय यानी दया। लास्ट में क्या आएगा आपका, के। तो विग्रह क्या बनाओगे, निर्दय का, बिना दया के, जिसके मन में कोई दया नहीं हो, बिना दया के। या ऐसा भी कह सकते हो दया से रहित, निर्दय हो जाता है। और बना सकते हो नि है प्लस आकार, निराकार। यहां भी संधि की बात करते हैं तो विसर्ग संधि होती है, नि है प्लस आकार। और उपसर्ग की बात करते हैं तो हो जाएगा निर। देखो जहां भी निर आता है ना वहां उपसर्ग तो निर रहेगा, संधि क्या बनेगी आपकी, विसर्ग बनेगी, नि है, क्योंकि विसर्ग का रे में क्या होता है, कन्वर्ट। तो बिना आकार के, निराकार, बिना आकार के। और निराकार का विलोम शब्द क्या होता है, साकार, स प्लस आकार। तो स उपसर्ग भी किस में आता है, अविभाव में। जैसे नि है प्लस अक्षर, निरक्षर। और निरक्षर का विलोम क्या होता है, साक्षर, स प्लस अक्षर। तो निराकार, साकार, निरक्षर, साक्षर, ये सभी किस में आएंगे, आपके अविभाव समास में आएंगे। नि है प्लस जन, निर्जन, निर्जन। तो उपसर्ग कौन सा है इसके अंदर आपका, निर है। तो नि है प्लस जन, निर्जन, क्या बन जाएगा आपका, बिना जन के या जन रहित। बिना जन के बना सकते हो या आप रहित भी जोड़ सकते हो, जन रहित। ऐसा स्थान जहां लोग नहीं रहते हो उसे क्या कहते हैं, आपका निर्जन कहा जाता है। तो आपका निर्दय, निराकार, निर्जन, निर्वात, निरक्षर, है ना। तो न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जिसको आप किससे बना सकते हो, निरुपसर्ग से बना सकते हो। जहां निरुपसर्ग होगा संधि में क्या हो जाएगा आपका, निह हो जाएगा। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका, निस, स आता है। अब देखो विसर्ग में स कैसे बन सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा, तालव्य, दंतव्य और मूर्धन्य। तो निस उपसर्ग है। जैसे मान लो आपका शब्द आ गया निःशुल्क, शब्द क्या है आपका, निःशुल्क। अब निःशुल्क आपने ऐसा लिख दिया। अब निःशुल्क में संधि कौन सी है आपकी, विसर्ग संधि, नि है प्लस शुल्क। और उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग क्या बन जाएगा आपका, निस बन जाएगा। उपसर्ग में हमेशा से कौन सा होता है, दंते होता है। लेकिन संधि के अंदर विसर्ग है वो दंते, तालव्य और मूर्धन्य से के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू आपका रूल। विस्तार से पढ़ना है कि यहाँ इस से का, विसर्ग का ये से क्यों बना, तो ये नियम दे रखा है संधि के अंदर कि विसर्ग के सामने जो से आएगा विसर्ग आपका उसी से के अंदर चेंज भी हो सकता है, विसर्ग का विसर्ग भी रह सकता है। तो ये जो नियम है वो विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहो तो आपका विसर्ग संधि में पढ़ाया गया है। आपका निःशुल्क का मतलब होता है आपका बिना शुल्क के, निःशुल्क का मतलब होता है आपका बिना शुल्क के। तो कौन सा उपसर्ग आ रहा है आपका, निस आ रहा है। और देखते हैं निस उपसर्ग से, जैसे आपका शब्द है निस्संदेह है, निस्संदेह, बिना संदेह के। उपसर्ग कौन सा है, निस। निस्संदेह का बन जाएगा आपका बिना संदेह के। नि है प्लस संदेह है, संधि विसर्ग है, उपसर्ग की बात करते हैं तो आपका निस हो जाएगा। निस्संदेह है आपका बिना संदेह के। और बना सकते हो नि है प्लस फल, निष्फल, बिना फल के। निष्फल बन जाएगा आपका बिना फल के। और बना सकते हो आप जैसे निष्काम, निस प्लस काम क्या बन जाएगा आपका, निष्काम बन जाएगा। और निस प्लस पाप, निष्पाप बन जाएगा। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है आपका, निस उपसर्ग है। जैसे खाली नी वाला भी इसी में आता है, जैसे निडर, नी प्लस डर, निडर, बिना डर के, बिना डर के।
तो नी है वो ऐसा उपसर्ग है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। यहां जो अर्थ है वो कैसा है आपका नकारात्मक है। नी है वो आपका पॉजिटिव में भी आता है, जैसे नी प्लस यंत्रण, नियंत्रण, विशेष यंत्रणा से युक्त। तो यहां नी है वो पॉजिटिव अर्थ में भी आता है, विशेष यंत्रणा से युक्त, विशेष यंत्रणा से युक्त। तो कहने का मतलब नी है वो पॉजिटिव भी आता है और आपका नेगेटिव भी आता है। तो निडर है, नियंत्रण है, निगमन है, इस प्रकार के जो शब्दावली है उसको भी आप अविभाव में यूज कर सकते हो। दोस्तों कौन कितने उपसर्ग हो गए आपके? 7 उपसर्ग पढ़ लिए। कौन कौन से? से, बा, बे। इसके अलावा हमने पढ़ा निर, निस, नी और बे। ये जो उपसर्ग है वो किस में आते हैं? आपके अविभाव समास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अलावा कौन सा उपसर्ग है आपका? आ उपसर्ग। कौन सा है? आ उपसर्ग। दोस्तों जहां भी आपका आ उपसर्ग आए वहां अगर आप विग्रह करते हो तो विग्रह करते समय किसका प्रयोग करोगे? तक, पर्यंत या से। आ उपसर्ग के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तक, पर्यंत और से का प्रयोग किया जाता है। जैसे आकंठ, आकंठ, तो इसका विग्रह बनेगा आपका कंठ तक। आकंठ तो क्या बन जाएगा आपका? कंठ तक। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बचपन से सुन नहीं रहा है, बहरा है, अंधा है, तो आप कहते हैं आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से। आजन्म का मतलब हो जाएगा आपका जन्म से। जैसे आपका आजीवन, मैं अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर एहसान किया है तो आप कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा आजीवन क्या रहूंगा? आभारी रहूंगा। तो आजीवन का मतलब क्या हो गया? जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तो क्या बन जाएगा आपका? जीवन पर्यंत। तो शब्द वाक्य में किस प्रकार आता है, कहां आता है, उसके आधार पर विग्रह में क्या लगाओगे? तक, से और आपका पर्यंत का यूज किया जाएगा। तो आकंठ कंठ तक, आजन्म जन्म से, और आ जीवन क्या बन जाएगा आपका? जीवन पर्यंत। यहां तो स्थिति कौन सी है? जब एक पद हो, आ कंठ, आ जन्म और आ जीवन। कई बार क्या होता है आ के साथ एक से अधिक स्थिति बन जाती है, पद अधिक आ जाते हैं। जैसे आपका आता है आ जानू बाहु, आ जानू बाहु। अब देखो यहां आ तो उपसर्ग तो है, आ जानू बाहु, लेकिन पद हो गए 2, जानू और बाहु, 2 पद हो गए। अब एक बार मैंने किसी क्लास में किसी बच्चे से पूछ लिया, बताओ बच्चों आ जानू बाहु का समास विग्रह क्या होगा? साथियों आपको हंसी आएगी इस बात पर। एक बच्चे ने बड़ा ही शानदार कमेंट कहा कि सर आ जानू बाहु का मतलब होता है आ जानू बाहों में, आ जानू बाहों में। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। किसी जानू को बाहों में नहीं लेना है। तो आ जानू, देखो जानू का मतलब होता है घुटना। देखो जानू 2 प्रकार से होती है, एक होती है आपकी जानू छोटा, इस जानू का मतलब होता है घुटना, और एक जानू में नू क्या आता है? बड़ा। ये आप जानते हो ना हीरो फिल्म की, तू मेरा जानू है, तू मेरा हमदम, है ना। जानू का मतलब होता है जिसको आप जानते हो, जिससे आपकी जानकारी है ना, जान जिसको कहते हो, है ना। जान शब्द को हम विशेष से कि वो उसकी जान है रे यार, तो हम अलग अर्थ में ले लेते हैं। तो दोस्तों जान का अर्थ वैसे इतना विचित्र नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। जान का मतलब होता है जिसको आप जानते हो, जिससे आपकी जान पहचान है, वही आपकी क्या होती है? जान होती है ना। तो जान पहचान जिससे भी होती है वो सारे आपके लिए क्या होते हैं? जान होते हैं। लेकिन हम पता नहीं शब्दों का अर्थ कैसे अनर्थ लगा लेते हैं, यार तू मेरी जान है, तो कोई कहते यार इसने ऐसा कैसे कहा? तो ऐसा कुछ खास नहीं है। जान का मतलब होता है जिसको आप जानते हो, वो आपकी जान। तो आ जानू बाहु का मतलब होता है जानू यानी घुटने, बाहु यानी भुजाएं। तो आपके भुजाओं से लेकर घुटनों तक, कहते ना पैर से लेकर सिर तक या सिर से पैर तक, तो आप ऐसा कह सकते हो बाहु से जानू तक या जानू से बाहु तक।
इस सेंस के अंदर आ जाएगा जानू से, जहां दो पद आ जाए वहां बन जाएगा दोनों के बीच में क्या आएगा से, और जानू से बाहु तक हो जाएगा। तो उस जानू के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आ जानू बाहु। एक आता है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, इसका अर्थ क्या होगा? आपाद मस्तक। दोस्तों यहां कितने पद हैं आपके? दो हैं। आ उपसर्ग है, पाद और मस्तक। पाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैर। मस्तक यानी सिर। तो पैर से या सिर से पैर तक बोलते हैं ना, तो मस्तक से पाद तक कह सकते हो, या पाद से मस्तक तक बनाते हुआ। तो कहने का मतलब यहां दो पद आए तो उनका विग्रह इस प्रकार से करना है, लेकिन यहां भी कौन सा है आपका? आ उपसर्ग है ना। यहां पाद का मतलब वो मत समझ देना आपान वायु जो होती है वो नहीं होता। पाद यानी क्या होता है आपका? पैर होता है। और भी बना सकते हो आ उपसर्ग से, जैसे मान लो आ प्लस ज्ञा, अज्ञा, जिसको आप ज्ञा बोलते हो, ज्ञानी होता है, वो क्या होता है? ज्ञा। आ प्लस ज्ञा। आ प्लस भा, यहां भी कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है ना। तो आ प्लस मरण, आमरण, है ना। आ प्लस तप, आतप, है ना। तो इनमें भी कौन सा उपसर्ग है आपका? जैसे मान लो आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो और स्कूल का जो प्रधानाचार्य है कोई आपका नोटिस जारी करता है कि समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने से इतने तक आपके इस त्योहार के उपलक्ष्य में क्या रहेगा? संस्थान का अवकाश रहेगा। लास्ट में क्या लिखता है? आज्ञा से। इसका मतलब इस ज्ञा का मतलब ये किससे बनता है? जिसको आप जय कहते हो, ये बनता है जय प्लस ये से। और जय का मतलब क्या होता है? जानना। जितनी उसको जानकारी है, तो वहां इसका मतलब होता है ज्ञा का मतलब होता है जानकारी। तो आज्ञा, आभा, अब आता ना जैसे भा प्लस कर, भास्कर, तो भा का मतलब क्या होता है? चमक, तो उस अर्थ में ले सकते हो आप। मरण का मतलब क्या होता है? मरना। तो आ उपसर्ग है वो भी किस में आता है? आपका अविभाव समास में आता है। इसके अलावा जैसे मान लो आपका उपसर्ग आता है प्रति, प्रति उपसर्ग भी आता है। इसका विग्रह अलग अलग प्रकार से होगा। प्रति, जैसे प्रति, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द है उसमें यण संधि है। प्रति प्लस अक्षी, अक्षी का अक्ष बन जाता है संधि में। हमारा उद्देश्य यहां संधि का विस्तार नहीं करना है अनावश्यक। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अक्षी के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है आपका? अक्षी के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब होता है वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है आपका? परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है आपका? परोक्ष भी होता है। तो नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका? प्रति। और प्रति का विलोम क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष का क्या होगा आपका? अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका? प्रति। तो प्रति का क्या होगा साथियों आपका? जहां भी आपको दिखाई दे, जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का क्या बनेगा आपका? प्रति उपसर्ग है इसके अंदर, प्रति प्लस अक्षी। प्रत्यक्ष का मतलब होता है अक्षी के सामने, कि जो आपके आंखों के सामने हो उसे क्या कहा जाता है आपका? प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहा जाता है आपका? परोक्ष कहा जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो बना सकते हो प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे मान लो आपके मंदिर में घंटी है, आपने चोट मारी तो ध्वनि आई, और वो ध्वनि कई देर तक क्या रहती है? गूंजती रहती है। तो ध्वनि के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि। तो विग्रह है आपका उस शब्द पर डिपेंड करेगा कि उस शब्द का आप प्रयोग कहां करते हो। जैसे मान लो आ गया शब्द प्रतिहिंसा। शब्द क्या आ गया आपका? प्रतिहिंसा। तो क्या बन जाएगा आपका? हिंसा के बदले हिंसा। हिंसा के बदले क्या बन जाएगा आपका? हिंसा। तो प्रतिहिंसा होता है आपका हिंसा के बदले हिंसा। ये किसी व्यक्ति ने आपको मारा और आप उसके अपोजिट में उसको वापस मारते हो, तो हिंसा के बदले क्या हो गया आपका? हिंसा करना क्या कहलाता है आपका? प्रतिहिंसा कहलाता है। और बना सकते हो प्रतिशत, प्रत्येक सैकड़ा,
है ना। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सैकड़ा। प्रत्येक शत, शत का मतलब क्या होता है, 100 या यानी सैकड़ा। तो विग्रह पे डिपेंड करता है, जहां भी आपका प्रति उपसर्ग आए, और बना सकते हो प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, है ना। और जैसे प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रति प्लस आवर्तन, प्रत्यावर्तन। इन सभी के अंदर आपका समास कौन सा होगा, आपका अविभाव। देखो, किसी शब्द का आपको विग्रह करना आए या नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुछ शब्द होते हैं उनके विग्रह की अलग प्रकृति होती है। हर एक चीज को हम सभी शब्दों पर नियम लागू नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, प्रति उपसर्ग जहां आ जाए वहां आपको समास कौन सा करना है, अविभाव समास करना है। चाहे वो प्रति अक्ष हो, प्रतिध्वनि हो, प्रतिधन हो, प्रतिहिंसा हो, प्रत्युत्तर हो, प्रत्याशा हो, प्रत्यागमन हो, प्रत्यावर्तन हो, है ना, प्रतिदिन हो। इन सभी के अंदर आपका कौन सा उपसर्ग है, प्रति। और प्रति जहां आएगा वहां समास कौन सा होगा, आपका अविभाव समास। तो सै बा बै, निर निस नी, और आपका बे, और आ और प्रति। नेक्स्ट उपसर्ग की बात करते हैं, आपका कौन सा उपसर्ग है, आपका यथा उपसर्ग। यथा उपसर्ग जहां आएगा वहां भी समास कौन सा होगा, आपका अविभाव समास होगा। जैसे मान लो आपका शब्द है यथाशक्ति, शब्द कौन सा है, आपका यथाशक्ति। तो इसका विग्रह क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह क्या बनेगा, आपका शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार बना सकते हो। यथोचित, यहां संधि और समास दोनों है। यथोचित, यहां गुण संधि है इसमें, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। संधि कौन सी है इसके अंदर, आपकी गुण संधि है। तो यथोचित का विग्रह होगा जैसा उचित है, जैसा उचित है। और बना सकते हो, जैसे आपका यथा संभव, जितना संभव हो, कि मैं यथा संभव प्रयास करूंगा। तो जितना संभव हो। विग्रह आपका शब्द का कहां प्रयोग होगा उस पर भी डिपेंड करता है। यथा संभव, जितना संभव हो। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा कर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका कर्म के अनुसार बन जाएगा, है ना। यथा योग्य बना सकते हो ना। तो यथा जहां भी दिखाई दे, यथा शक्ति, यथा संभव, यथोचित, यथा कर्म, यथा, है ना, कोई शब्द आए जिसमें आपको क्या दिखाई दे, आपका यथा दिखाई दे, वहां आपका समास कौन सा होगा, अविभाव समास होगा। तो हमने सै बा बै, निर निस नी, बे, आ, प्रति, यथा, इनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका उपसर्ग कौन सा है, भर। भर आए, जैसे मान लो भर पेट, तो भर पेट, भर उपसर्ग है तो पेट भर कर। भर पेट का क्या हो जाएगा, आपका पेट भर कर। अब भर उपसर्ग जहां भी आए वहां आपको क्या मानना है, अविभाव समास मानना है। अब भर से आप क्या बना सकते हो, भरपूर बना सकते हो। ऐसा आ जाए भरपूर में समास कौन सा है, तो अविभाव आ जाएगा। जैसे ऐसा आ गया भरसक, जितना भर यानी सामर्थ्य, सक यानी क्या होता है, सामर्थ्य। भरसक में भी समास कौन सा है, आपका देखो भर आपका चाहे पहले आए, कई बार बाद में भी आता है, वहां भी आपका अविभाव होगा। जैसे जीवन भर, तो जीवन भर, तो यहां भी क्या है, आपका अविभाव समास, है ना। तो ये भी किस में आता है, आपका अविभाव के अंदर आता है। एक छोटा सा और देख लो, आपका अनु। जैसे मान लो अनु उपसर्ग है, अनु, अनुक्रम, तो अनु उपसर्ग भी इसमें आता है, अनुक्रम, कर्म के अनुसार। अनुक्रम क्या बन जाएगा, आपका कर्म के अनुसार।
तो और बना सकते हो अनुसार, तो अनु उपसर्ग जहां भी आएगा अनुसार, जैसे अनुकृति, दोस्तों ऐसा जैसे मान लो भर है वो आपका लास्ट में आ सकता है, वैसे अनु है, अनु आपका बीच में भी आ सकता है। जैसे कोई शब्द आ गया मान लो इच्छा अनुसार, अब इच्छा अनुसार है, उसके अंदर अनु कहां आ रहा है दोस्तों, आपका बीच में आ रहा है। किससे बनता है आपका इच्छा प्लस अनुसार, इच्छा प्लस अनुसार, तो क्या बन जाएगा आपका इच्छा के अनुसार, जैसे इच्छा के अनुसार। तो ये भी आपका अविभाव के अंदर आता है। जैसे अनुसार कहीं भी आए, अनु कहीं भी दिखाई दे आपको अविभाव होगा। जैसे अवसरानुसार, यहां तो इच्छा अनुसार है, यहां क्या बन जाएगा अवसरानुसार। तो यहां भी क्या है अवसर प्लस अनुसार, क्या आ रहा है अनु, अवसर के अनुसार। तो भर और अनु कहीं आपको वाक्य में दिखाई दे तो वहां भी क्या करना है आपको अविभाव समास मानना है। तो भर और आपका अनु है वो भी आपका किस में आता है अविभाव समास के अंदर आता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आ सकती हैं दोस्तों, जैसे मान लो एक शब्द आता है एग्जाम में दर, दर असल, ये भी आया हुआ है दर असल, इसका विग्रह हो जाएगा असल में। एग्जाम में आया था दर असल में समास कौन सा है, तो क्या बन जाएगा विग्रह असल में। अगर आपने ऐसा लिखा दर असल में तो गलत हो जाएगा, दर असल का विग्रह होता है असल में। एक आया है यावत जीवन, यावज जीवन, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, जीवन पर्यंत, यावत जीवन का क्या बनता है आपका जीवन पर्यंत बनता है। तो दोस्तों ये कुछ उपसर्ग हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक संख्यावाची उपसर्ग होता है उन, उनका मतलब होता है एक कम, उन। जैसे आपका शब्द है 29, उन उपसर्ग है 30 से एक कम, 30 से एक कम, इस प्रकार बना सकते हो। उनका मतलब होता है एक कम, जैसे 39 40 से एक कम, 59 60 से एक कम, है ना। जैसे 19 20 से एक कम, 19 29 39 59 69 79, उन सभी में कौन सा उपसर्ग होता है आपका उन होता है। 29 30 से एक कम हो जाएगा। तो ये भी किस में आता है आपका इसी के अंदर आता है। और कई के अंदर अगर मान लो किसी शब्द में पूर्वक आ जाए, अंत में क्या आ जाए पूर्वक, जैसे कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक, अगर किसी शब्द के अंत में क्या आए पूर्वक आए तो भी किस में आता है अविभाव में। तो कुशलता के साथ, कुशलता के साथ, तो पूर्वक शब्द है वो भी किस में आता है आपका अविभाव के अंदर आता है। इसके अलावा जैसे मान लो आपका शब्द है मरणोपरांत, उपरांत आता है ना मरणोपरांत, मरणोपरांत, तो यहां किससे बना है मरण प्लस उपरांत, मरण प्लस उपरांत, तो मरण के उपरांत, ये भी किस में आता है आपका अविभाव के अंदर। तो अविभाव में आपको उपसर्ग से क्या रखना है। इसके अलावा देखो से बा बे नी निर निस बे यथा प्रति आ, इसके अलावा मान लो दर यावत अनु उन या पूर्वक और उपरांत अनु, इस प्रकार की जो शब्दावली है वो किस में आती है आपकी। जैसे नियंत्रण नी उपसर्ग है वो भी आपका इसी के अंदर आता है। विशुद्ध वी है, वी भी कई बार आता है विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, विशुद्ध भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ उपसर्ग के साथ साथ आपकी महत्वपूर्ण बातें थी कि इस प्रकार की शब्दावली है वो भी आपकी एग्जाम के अंदर पूछी गई है। और इसके अलावा अविभाव समास में क्या आता है शब्दों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन आता है। इसके अलावा अविभाव समास में क्या आता है आपका शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे शब्द रिपीट होते हैं आवर्ती, जैसे आपका शब्द है दिनों दिन, शब्द क्या है आपका दिनों दिन, दिनों दिन,
अब यहां रिपीट हो रहा है दिन और दिन। दिनों दिन का अगर विग्रह करोगे तो क्या बन जाएगा, दिन ही दिन में, कि वह दिनों दिन प्रगति कर रहा है, तो दिन ही दिन में। तो बीच में क्या लगाओगे, ही, और लास्ट में क्या लगाओगे, में। दो प्रकार से होते हैं, या तो ही और में से बना सकते हो। दोनों पदों के बीच में या तो ही लगाना है या में लगाना है। जैसे आपका शब्द आ गया रातों रात, रातों रात, रात और रात, तो क्या बन जाएगा, रात ही रात में, रात ही रात में, तो ही और क्या लगा दिया आपका, में। जैसे कानो कान, कानो कान, तो कान और कान रिपीट हो रहा है, तो विग्रह बन जाएगा आपका कान ही कान में। या तो आप ही और में लगाकर, जहां पुनरावृत्ति होती है वहां ही और में लगाकर क्या बना सकते हो, आप विग्रह बना सकते हो। दिनों दिन, रातों रात, कानो कान। इसके अलावा जैसे मान लो हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में बना सकते हो। जैसे बातों बात, बातों बात, क्या बन जाएगा आपका, बात ही बात में। तो यहां तो इस प्रकार से बन जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जहां शब्द की आवृत्ति होती है ना, वहां दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मारा मारी, मारा मारी, तो मारा मारी का विग्रह करना चाहिए, तो इसमें मार शब्द क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मारा मारी क्या होता है, जैसे मान लो कोई युद्ध हो रहा है, कोई एक व्यक्ति किसी को मार के चला गया, पीटा, और दूसरा उसके बाद में कोई मार रहा है, तो मार के बाद मार। तो या इसके अंदर आप बीच में क्या लगा सकते हो, के बाद का भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपका शब्द है लूटम लूट, शब्द क्या है आपका, लूटम लूट। अब यहां लूटना शब्द है वो दो बार आ रहा है, लूट और लूट। अब लूटम लूट क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़का है जिसका नाम क्या है आपका, चिंटू। ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है आपका, चिंटू है। अब चिंटू है, उसकी फ्रेंड कौन थी आपकी, चिंटू है, उसकी फ्रेंड थी आपकी मिंकू, है ना। चिंटू की फ्रेंड कौन थी आपकी, मिंकू थी। अब ये मिंकू है, कभी चिंटू से क्या मांगती है, मोबाइल मांगती है, आईफोन, कि मुझे आईफोन दिला दूं। अब चिंटू इस पर खूब पैसे खर्च करता है, फ्रेंड है, कभी इसको आईफोन दिलाता है, कभी इसको अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाता है, कभी इसको महंगी महंगी होटल में खाना खिलाता है ना। और चिंटू के धीरे धीरे पैसे क्या हो जाते हैं आपके, खत्म हो जाते हैं। अब कुछ दिन बाद में मिंकू को चिंटू से ज्यादा पैसे वाला मिल गया, कौन आपका, कोई व्यक्ति मिल गया, है ना, राहुल मिल गया। अब मिंकू ने किसको छोड़ दिया, चिंटू को छोड़ दिया, और राहुल के साथ चली गई। अब चिंटू का क्या कर लिया, चिंटू को लूट लिया, चिंटू बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। अब तो लूट हो गया, लूट, है ना। अब चिंटू की जिंदगी में बाद में कौन आई, मिंकू के अलावा कौन आ गई, दूसरी पिंकू आ गई। अब पिंकू थी, वो मिंकू से कम नहीं थी। अब इसको आईफोन चाहिए था, इसको कोई स्कूटी चाहिए थी, है ना। तो चिंटू ने इसको क्या दिलाई, स्कूटी दिलाई। इसके ऊपर भी खूब खर्चा किया, लेकिन पिंकू भी चली गई बाद में। तो पहले किसने लूटा इसको, मिंकू ने, फिर किसने लूटा, पिंकू ने। इस प्रकार तो क्या हो गई, लूट के बाद लूट। तो कोई व्यक्ति को एक के बाद दूसरा लूटता है तो उसे क्या कहते हैं आपका, लूट के बाद क्या कहा जाता है, लूट कहा जाता है। तो लूट के बाद लूट। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, दो प्रकार से बना सकते हो, या तो ही और में, या फिर क्या लगा सकते हो, के बाद। तो कहने का मतलब यहां शब्दों की क्या होती है दोस्तों, आपकी पुनरावृत्ति होती है। तो साथियों आज हम जो चर्चा की है वो की है अव्ययभाव समास के बारे में। तो जो पढ़ा है उसको हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अव्ययभाव शब्द है वो अव्यय से बना है, अ, वि और अव्यय। और अव्यय शब्द है वो आपका अविकारी होता है। और अविकारी शब्दों के अंदर आप कह सकते हो कि किसी शब्द के साथ जब उपसर्ग लगाते हैं तो संपूर्ण पद क्या बन जाता है, आपका अव्यय बन जाता है। इस समास में 2 बातें होती है, या तो शब्द की पुनरावृत्ति होती है,
जैसे दिनों दिन, कानों कान, रातों रात, हाथों हाथ, लूटा लूट। और अगर मान लो किसी का विग्रह भी नहीं भी आए ना आपको, तो भी किसमें करना है आपको? अविभाव में। जैसे खचा खच, बड़ा बड़, दड़ा दड़, है ना, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? आपके एकाएक। तो ये आपके अविभाव समास में आएंगे। इसके अलावा उपसर्ग आते हैं, कौन कौन से? से, बा, बै, ये पॉजिटिव उपसर्ग है। फिर आपका निर, निस, नी, बे, ये आपके नेगेटिव उपसर्ग है। फिर आपका यथा, प्रति, अनु, आ, भर, यावत, दर, अनु, ये कुछ आपके उपसर्ग हैं। या किसी शब्द के बाद में पूर्वक या उपरांत लगता है, वो भी किस में आते हैं? आपके अविभाव शब्द के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आज हमने किस समास के बारे में चर्चा की है? आपकी अविभाव समास के बारे में चर्चा की है। तो अगर आपको इतनी जानकारी पता होगी कि इस समास में ये उपसर्ग आते हैं और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तो ऑलमोस्ट यहां से आपका प्रश्न क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। बाकी दोस्तों कोई शब्दों की सीमा नहीं है, एक उपसर्ग पर हम चाहें तो घंटों बात की जा सकती है। जैसे स उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, उससे आप चाहे जितने शब्द बना सकते हो। तो आपके से, बा, बै, नी, निर, निस, बे, यथा, प्रति, आ, भर, अनु, यावत, दर, ये जो उपसर्ग है उन, वी, नी, ये उपसर्ग है। इनके साथ साथ शब्दों की पुनरावृत्ति आपको जहां देखने को मिले, आप आसानी से वहां क्या कर सकते हो? अविभाव समास करते हो। विग्रह एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और फिर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।